देखते हुए कई ऐसी बातें कहीं जो विचार में हैं और लंबे समय तक सोची जा सकती हैं। बहरहाल पैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन शायद कुछ सवाल यहाँ से उठना चाहेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप सीधे पैनलिस्ट जिनसे भी आपका सवाल है उनका आप नाम लेते हुए उस सवाल को पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल को संक्षेप में रखिएगा क्योंकि अब 7 बजने वाले हैं। दोनों सवाल लेते हैं। डेवलपमेंट ऑल इंडिया इसलिए नहीं है क्योंकि इसका पूरी तरीके से दिल्ली और मुंबई में आपकी टीआरपी डब्बे क्या इस पर डिपेंड करता है। इसमें बिहार को कोई तवज्जो नहीं मिलती, इसमें उड़ीसा को तवज्जो नहीं, इसमें नॉर्थ ईस्ट को तवज्जो नहीं है, इसमें आपके जो दूसरे राज्य हैं उनको तवज्जो नहीं मिलती है। अगर आपने दिल्ली और मुंबई को संभाल लिया तो 50% टीआरपी आपकी जेब में है। तो और दिल्ली और मुंबई के दर्शक जो सोचते हैं उस खबरों को आप दिखा दीजिए तो आप बम है। आपके लिए बिहार की खबरों का मतलब नहीं है। बिहार में अगर आप ज़बरदस्त तरीके से पॉपुलर आपका चैनल है तो टीआरपी में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में अगर आपका चैनल बहुत पॉपुलर है थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन अगर दिल्ली के अंदर अगर आप बहुत पॉपुलर है तो आप पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका एडवर्टाइज़र है वो एडवर्टाइजर्स को हिंदुस्तान के लोकतंत्र में यकीन नहीं है। उसको लगता है कि हिंदुस्तान की जो रियलिटी है वो दिल्ली और मुंबई में रहती है, वहाँ के लोगों की बाइंग कैपेसिटी है, वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर है और वहीं का आदमी जो है बड़ी बड़ी कारें छोटी छोटी कारें खरीद कर अपने घर में रख सकता है, तो इसलिए वहीं का विज्ञापन देता है। और जो बिहार के मद्देनज़र उसको लगता है कि बिहार में जो है किसी की बाइंग पावर नहीं, बाइंग कैपेसिटी नहीं है, तो भेड़ बकरी है। तो इसलिए ये इस सिस्टम को तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इसको ख़त्म कर दिया जाए उतना ही। पिछले साल इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इस चैनल को यहाँ पर दिखाने से मना कर दिया था। और भी कुछ और चैनल हैं, आप अकेले पीस टीवी का नाम ले रहे हैं, 2-3 और चैनल हैं धार्मिक चैनल जिनका भारत में प्रसारण अभी रोका गया है। आप चेक कर लीजिएगा। एक चैनल का कवरेज दूसरे चैनल पे नहीं आता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि स्टार एबीपी न्यूज जो है वो उसका जो है एनडीटीवी पे चल रहा हो और क्यों मिलना चाहिए भाई? ये कोई मतलब हम सब राइवल हैं, अपने दफ्तर में जा करके एक दूसरे को कम्पीट करेंगे। ये एक सेकंड कौन चलाता है इसको? कौन चलाता है? अच्छा, आप उनकी बात कर रहे हैं। नहीं, आपको लगता होगा भाई। तो आपकी अपनी राय है। सर आपकी अपनी राय चलाना चाहिए। अब हो सकता है बाकी लोग की राय ना हो, तो मैं आपकी राय का स्वागत करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। अगर कोई खबर नजर आएगी तो उसको चलाने के बारे में सोचिए। जाकिर नायक पे बोलने के लिए हमारे पास भी काफी कुछ है, अभी छोड़ दीजिए उसको, वो चर्चा मत करिए। अब समझ में आ गया कि क्यों नहीं दिखता। ठीक। नरेंद्र मोदी अभी सद्भावना मिशन पे थे कुछ महीने पहले। दीपक जी जी मेरा पूरा सवाल हो गया। सद्भावना मिशन पे दीपक जी इंटरव्यू कर रहे थे मंच पे और दीपक जी का सवाल था कि अहमदाबाद की गलियों में चर्चा है, दिल्ली की गलियों में चर्चा है, लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मैं शुभकामना देता हूं जनता की तरफ से, मैं भारत का मतदाता हूं, मतदाता की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और मैं आपको शुभकामना देता हूं। 3 बार इन्होंने सवाल रिपीट किया। क्या ये इस तरह के सवाल जब जर्नलिस्ट किसी पॉलिटिकल लीडर से या फिर किसी भी हस्ती से सवाल कर रहे हैं, क्या ये स्वाभाविक एसोसिएशन के तहत होता है या फिर आप जवाब कुरेदने की तहत चक्कर में करते हैं? जनाब, अगर आपने नरेंद्र मोदी के बाकी चैनल पे इंटरव्यू देखे होंगे तो मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मेरे इंटरव्यू पे मैं कह दूँ मैंने उनसे सवाल कई बार पूछा था, क्योंकि हाँ नरेंद्र मोदी सवाल को अवॉइड कर रहे थे क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अपने मुँह से कहना नहीं चाहते हैं। तो वो बार बार मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे कि मुझे कौन प्रधानमंत्री देखना चाहता है, मुझे कोई प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहता है। तो मैंने बोला मैं भारत का मतदाता हूँ। यहाँ तक मैंने बोला था कि मैं आपको प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ, क्या आप बनना चाहते हैं? तो बेसिकली मैं उनसे जवाब निकलवाना चाहता था कि वो बनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो आप उसको गलत पर्सपेक्टिव में ले रहे हैं। मुझे पता है उस सवाल को लेकर मेरी एनबीए में शिकायत भी हुई है, आईएनबी मिनिस्ट्री में
शिकायत हुई है कि ये गलत आदमी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, पर ये मेरे पत्रकारिता का, मेरे सवाल पूछने का एक तरीका है और एक सही जवाब निकालवाने के लिए मैं कोई भी तरीका इस्तेमाल करूं, कम से कम मैं अपने आप को उसके लिए स्वतंत्र मानता हूं। या विशेषाधिकार कि आप मेरी टोन या मेरे सवाल पूछने के अंदाज को पसंद करें या ना पसंद करें। जो एक अपना डिसीजन ले सके, और अलका जी ने बात कही कि हम जो ना एक सीमित निर्धारित हो गया, बस उसमें हम जीना चाहते हैं, बाहर के लोग नहीं आना। तो ऐसे में कैसे पॉसिबल है आप लीडर जो है अपने खुद बन नहीं सकते, बाहर का कोई आ नहीं सकता, तो एक नया जो तकनीक और डिसीजन कौन देगा? ये डिसीजन वो मालिक लेंगे जिनको चैनल चलाना है और जो वो लीडर अपॉइंट करते हैं। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखना पत्रकारिता का स्टूडेंट से अभी हम मैं फाइनल ईयर का कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं जहाँ भी जॉब के लिए जाता हूँ, आप मुझे कहा था 3 महीने 4 महीने हमारे साथ इंटर्नशिप करो, हम आपको देखेंगे, जबकि मैं फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप करता आ रहा हूँ। जो अच्छा करना चाहते हैं उनको आप मौका नहीं देते और आप कुछ करते नहीं। इसका वेरी गुड, वेरी गुड। देखो मित्र, आपकी जो पीड़ा है उस पीड़ा को मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ। उसका जवाब मैं सिर्फ इसलिए दे सकता हूँ कि जब मैं टीवी में नहीं आया उसके पहले एक दौर ऐसा भी था जब मैं निराशा के गहन क्षणों में डूबता उतराता था और बहुत अजीब अजीब तरीके के ख्याल भी आते थे। और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पत्रकार जो बाद में मेरे या तो मित्र हो गए या जानने समझने वाले हो गए, या जो बाद में जिन्होंने मुझे सम्मान दिया या उन्होंने अपना मित्र समझा, उन लोगों के पास गया, उन लोगों ने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया कि आपके लिए मेरे पास नौकरी नहीं है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि आज आप जो है वो कहीं से पत्रकारिता करके निकलेंगे और अगले दिन आपको नौकरी मिल जाएगी, तो मुझे लगता है कि आप भी गलतफहमी का शिकार हैं और हम भी गलतफहमी का शिकार हैं। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा और जो सिस्टम है उसी सिस्टम में संघर्ष करना पड़ेगा। हम लोगों ने भी आज यहाँ बैठे हुए तो आपको लगता है कि हम लोग बहुत ऐश कर रहे हैं, लेकिन हमारे उस निराशा के क्षणों को अगर आपने कभी देखा होता तो आप ये सवाल नहीं करते। ऐसा नहीं है, धैर्य रखिए ना, थोड़ा सा धैर्य रखना। थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा मित्र, और वो एक अलग इशू। देखिए वो मैं आपको इतनी बात कह दूं कि आपकी पीढ़ी हमारी पीढ़ी से ज्यादा सौभाग्यशाली है। आज दैनिक भास्कर के 60 से ज्यादा एडिशन है, हिंदुस्तान के 30 से ज्यादा एडिशन है। उस जमाने में जनसत्ता हुआ करता था, दैनिक जागरण हुआ करता था, नवभारत टाइम्स हुआ करता था, जिनके एडिशन नहीं हुआ करते थे। स्थानीय स्तर पर जो अखबार हुआ करते थे उनके चंद छोटे मोटे एडिशन हुआ करते थे। आज आपके पास टेलीविजन है, आप टेलीविजन हर गांव हर शहर के अंदर है, हर गांव हर शहर हर मोहल्ले के अंदर अखबार निकल रहा है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है। अगर आज आपको नौकरी की तलाश में दिक्कत आ रही तो सोचिए हमारे जमाने में नौकरी कितनी तलाश में दिक्कत आई होगी। तो धैर्य रखिए। काउंटर क्वेश्चन से बहुत सारे और लोग हैं, उनका सवाल नहीं। सिर्फ एक बात मैं आशुतोष की बात में जोड़ना चाहूंगी कि इस वक्त इतनी संभावनाएं हैं कि कई बार हमको ईर्ष्या हो सकती है कि आज जो बच्चे पढ़कर आ रहे हैं उनके सामने कितना पूरा खुला वो है, और आप कह रहे हैं कि आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। आपने जिस तरह खड़े होकर ये बात हम लोगों से कह दी, हमारे 20 साल ऊपर जो हमसे सीनियर थे, हमारे को ऐसा मौका ही नहीं मिलता था कि हम वो बात उनसे सीधे कह पाए, सीखते थे और कई बार गलत बात पर भी डांट खा जाते थे। आप सौभाग्यवान है कि आपसे ये मौका मिल रहा है कि सीधे सीधे आप कह रहे हैं। 6 साल की बात नहीं होती, कोई 1 साल 10 साल कोई मायने रखते नहीं। किस तरह का संघर्ष होगा नए लोगों के लिए? आपने भी संघर्ष किया, अच्छी बात है, लोग भी बहुत सारे किया, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सवाल ये है कि संघर्षों की दुहाई दी जाती रहेगी हमेशा कि हमने भी संघर्ष किया था, या इस बारे में काम किया जाएगा कि एक मानक प्रणाली विकसित हो जिससे आप मीडिया में ढंग के लोगों को रख पाए, या यही होता रहेगा कि जगह निकलती रहेगी, जिनको पता चलना होगा पता चलता रहेगा, वो लोग रिक्रूट किए जाते रहेंगे। क्या आपके पास कोई एक मानक प्रणाली है आज की डेट में जिस आधार पे आप लोगों को चयन करते हो अपने यहाँ काम करने के लिए, या फिर ऐसे ही लोग आते रहेंगे जो टिकर पे स्पेलिंग गलत लिखेंगे, मात्राएं गलत लिखाएंगे, लिंग बोध नहीं होगा, व्याकरण गलत होगी, और उसके बाद आकर संपादक कभी टिकर वाले पे कभी डेस्क वाले पे चिल्लाता रहेगा और कहता रहेगा तुम साले सब ऐसी हो, तुमको किसी कुछ नहीं आता।
समस्या, अगर आपको लगता है आपने संघर्ष किया और आप वहां तक आए, तो आप क्या ये नहीं मानते कि उस समय मीडिया में जिस तरह की चूहा दौड़ आज है कम थी, लोग कम थे जो काम करना चाहते थे अखबारों में, ज्यादातर लोग शौक से आते थे क्योंकि कोई डिग्री नहीं होती थी शायद उस तरह की। तो क्या अब जब लोग ज्यादा हैं और नौकरियां कम हैं, तो ये सुनिश्चित करना संपादकों का काम नहीं है कि वही लोग आए चुनकर जो वाकई जानते हो, या केवल जुगाड़ तंत्र चलेगा? देखिए, इसको ताली बजाना बहुत आसान काम है, खड़े होकर बगावती तेवर देना भी बहुत आसान काम है। आपकी एक राय से मैं निश्चित रूप से सहमत हूँ, वो ये है कि मीडिया के अंदर, चाहे वो टीवी चैनल हो चाहे अखबार के चैनल हो, वहाँ पे रिक्रूटमेंट का जो एक प्रोसेस होना चाहिए वो यूनिवर्सल स्टैंडर्डाइज प्रोसेस नहीं है। अगर आपकी शिकायत इसको लेके है तो मैं इस शिकायत पर आपके साथ हूँ, और इस शिकायत पे ऐसा नहीं, अंदर कई बार बात भी हुई है, लेकिन ये एक ऐसा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसमें एक आदमी के कहने से नहीं होगा। सर आप हर चीज फॉर्मल लगते हैं। सुनिए, कॉर्पोरेट ढांचा है पूरा, सैलरी से लेकर हर चीज फॉर्मल है, आपकी हर चीज हिसाब से चलती है। भाई मेरे हिसाब से नहीं चलता। मैंने आपकी बात, आपने कहा ना स्टैंडर्ड, मैं आपकी राय से बिल्कुल सहमत हूँ, होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। इसमें कहीं किसी तरीके को होता है, आपके अंदर का गुस्सा है, क्रोध है, आक्रोश है, और हर आदमी को जो सिस्टम के अंदर काम नहीं करता है, टीवी चैनल में काम नहीं करता, उसको टीवी चैनल के अंदर काम करने वाले लोग अनपढ़, गंवार, जाहिल, व्याकरण दोष से नजर आते हैं। लेकिन जब आप उस सिस्टम बनाते हैं, जब वहां पे खबर आएगी और खबर आने के 2 सेकेंड के अंदर उसको ऑन एयर डालने का प्रेशर होगा, अगर उस प्रेशर को आप झेल पाए तब उसका दर्द महसूस। 7 साल से काम कर रहा हूँ और टीवी में काम कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं आप गलती नहीं करते होंगे। नहीं, बिल्कुल। मैं आपसे ये उन गलतियों के बारे में नहीं थी जो ब्रेकिंग जाने पर होती है, ये उन गलतियों के बारे में थी जो टिकर पे चलती हैं, जो टॉप बैंड में चलती हैं, जो स्लग में चलती हैं, जो बोलते पर होती है, एंकरलिंग में होती है, पैकेज में होती है। आपकी बात सही है, आप 7 साल से कर रहे हैं, आप बड़े गुस्से में हैं, आपकी बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन किसी दिन आप मेरे साथ भी काम करिए, उसके बाद हम आप आमने सामने बैठ के बात करेंगे कौन गलती करता है, कौन गलती। आपसे सवाल भी नहीं केवल मैंने कहा ना कि आपने जो सवाल खड़े किए उस सवाल का मैंने जवाब दिया। अब उसके अलावा कहाँ पे लिंक की गलती, कोई आदमी बैठा बोल दे कि नहीं मुझसे गलती नहीं होती, तो मैं चलिए आपके साथ खड़ा हो जाता हूँ। मुझसे गलती होती, मैं लिखता हूँ, मैं अपने लिखे हुए एडिट पेज भेजता हूँ, और पता चला बाद में जब मैं खुद देखता हूँ 3 बार की देखने के बाद भी मुझे उसमें गलती नजर आती। गलती अब उसका अगर आप शास्त्रार्थ करना चाहते हैं तो चलिए बाकी लोगों को हटा लेते हैं, हम लोग आपस में शास्त्रार्थ कर लेते हैं, वो तरीका ठीक नहीं ना, बाकी लोग ये सवाल पूछते हैं। जितने भी लोग बोल रहे थे इस पर कहीं ना कहीं उन्होंने ध्यान दिया था। देखिए ये बात सही है, 2-3 चीजें हुई हैं। टेलीविजन जब आया, भारत में जब न्यूज चैनल्स आए और जो कंपटीशन बढ़ा, तो उसके साथ साथ एक क्रांति और आपका ये मोबाइल फ़ोन भी कैमरा बन गया। जगह जगह लोगों ने वीडियो शूट करना शुरू किया, कुछ रुचियाँ बदल रही थी, कुछ एक्सपेरिमेंट शुरू किया लोगों ने, कुछ ट्रैप में फंसते चले गए। पहले सोचा कि ठीक है 1 हफ्ते कर लेते हैं, थोड़ा इस हफ्ते संभाल लेते हैं, फिर उसके बाद ठीक कर लेंगे, फिर अच्छा इस महीने कर लेते हैं, फिर ट्रैप में फंसते गए। और ये बहुत ही अच्छी बात भी है कि पिछले 3-4 महीनों से सब लोगों ने कोशिश शुरू की है कि नहीं हमारा जो कोर एरिया है उसमें लौटा जाए, और लौट रहे हैं, काफ़ी हद तक लौट रहे हैं, सारे चैनल कोशिश कर रहे हैं। रही बात एंटरटेनमेंट, हमेशा से न्यूज़ है, एंटरटेनमेंट न्यूज़ यही तो कट पेस्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। एंटरटेनमेंट तो न्यूज़ है, वो जो कट पेस्ट है ना, प्लग एंड प्ले, वहाँ एंटरटेनमेंट चैनल से उठा लिया और यहाँ प्ले कर दिया, एक एंकर बीच में डाल दिया, वो नहीं होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। लेकिन एंटरटेनमेंट एक बीट हमेशा से रहा है, सिनेमा बीट हमेशा से रहा है, और लोग रोज उस पर खबर देखना चाहते हैं, तो उस पर हम लोगों ने बात की, हमने अपनी वही पीड़ा बताई थी कि हमको नहीं करना चाहिए था, लगभग सब लोग कहते हैं, और हम लोग उससे निकलना चाहते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक बड़ा सवाल अभी उठा था, वो मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण सवाल है और हम लोगों को उस पर थोड़ी सोचना भी चाहिए, बात करनी चाहिए। लीडरशिप, ये बात सही है कि
शायद ये समय ही ऊंचे कद्दावर नेताओं का नहीं है। तो ये बात सही है कि खबरों की दुनिया में उस तरह का नेतृत्व आज हमें देखने को नहीं मिलता, प्रिंट में भी और टीवी में भी, जो कुछ साल पहले तक था। ये हमको मानना चाहिए। मुझे आश्चर्य हुआ कि एसपी की बात यहाँ बहुत हो रही थी, लेकिन प्रभाष जोशी की पत्रकारिता की याद नहीं हुई। ये थोड़ी आश्चर्यजनक बात है। राजेंद्र माथुर की थोड़ी हुई। तो कुछ लोग रहे हैं अभी 10-15 साल, 10 साल पहले तक, 5 साल पहले तक, जिन्होंने सचमुच नेतृत्व किया। आज हमें ऐसे, और हम सब उस उम्र में आ रहे हैं अब, लेकिन उसके बावजूद उस तरह का नेतृत्व हमको, नैतिक नेतृत्व पत्रकारिता का नहीं दिखता, वैचारिक नेतृत्व नहीं दिखता। ये संकट में मानना चाहिए, कम से कम मैं इसको मानना चाहूँगा। एक वजह यह भी है कि एसपी और राजेंद्र माथुर की तुलना में आज और प्रभाष जोशी के समय की पत्रकारिता में, और आज भी आदित्य मंडल भी यहाँ बैठे, परिदृश्य काफ़ी बदल गया है। तब इतने अखबार और इतने चैनल नहीं थे, और न केवल अखबार और चैनल, इतने अलग अलग माध्यम नहीं थे। इंटरनेट तब इतना बड़ा नहीं था, मोबाइल तब इतना बड़ा नहीं था, फेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं था। और आज का जो युवा पाठक और दर्शक है, जो शहरी है, और आप सब जानते हैं उसको और हम भी जानते हैं, वो जो बड़े शिफ्ट हो रहे हैं ध्यान के, पढ़ने के, कि वो अपनी स्रोत उसके कौन कौन से, कहाँ से चीज़ों को वो ले रहा है, उनकी विविधता ने एक ये शून्य पैदा किया है। तो एक तरह के नेतृत्व की ज़रूरत है इस लगभग अनंत विविधता के बीच में भी, और लेकिन वो बहुत ज़्यादा कठिन है। जब लोग कम होते हैं, जब मंच कम होते हैं, जब अखबार और चैनल कम थे, तो उस समय किसी एक का बड़ा बन जाना आसान था। आज जब 100 हैं और सब जूझ रहे हैं, और क्षमा कीजिएगा, एक अच्छे नेतृत्व देने वाले या नेतृत्वकारी संपादक के पीछे उतना ही मजबूत प्रकाशक और मालिक भी चाहिए। एसपी सिंह रविवार में जो कर सके, इसलिए कर सके कि वो आनंद बाजार पत्रिका में थे और अभी सरकार जैसा उनको प्रकाशक मिला। थोड़ी कड़वी बात करना चाहते, और मुझे ये भी लगता है कि नवभारत टाइम्स में वो नहीं कर सके जो उन्होंने रविवार में किया, इसको भी स्वीकार करना चाहिए। क्यों? निश्चित रूप से अगर वो रहते तो आज तक भी कुछ नया करते, इसलिए कि अरुण पुरी पीछे थे। प्रभाष जी ने जो किया उसको मैं बखान नहीं करूंगा, लेकिन प्रभाष जी बन सके क्योंकि रामनाथ गोयनका उनके पीछे थे। आज कुछ अपवादों को छोड़ दें, और जो अपवाद हमें दिखते थे, मैं तो नाम लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एनडीटीवी का नेतृत्व हमें पत्रकारों का, पत्रकारीय नेतृत्व वाला एक समूह दिखा था, बना था। आज वो भी कई टुकड़ों में बिक चुका है और वो बाजार का हिस्सा है और मजबूर है क्वार्टर टू क्वार्टर जीने के लिए और लोन लेने के लिए और लीवरेज के लिए। आईबीएन, CNN, आईबीएन पत्रकारों द्वारा निर्देशित, संचालित, उनके द्वारा नेतृत्व जिसका हो रहा था, आज वो भी शेयर बाजार और अंबानी का एक हिस्सा है। तो आज इस असलियत में वैसे नैतिक और वैचारिक नेतृत्व की उम्मीद हम कैसे करें? वो कहाँ से निकलेगा? कौन वो लोग होंगे और कहाँ से वो प्रकाशक और मालिक आएंगे जो उस नेतृत्व को उभारने देंगे? ये संकट है। ये बहुत बड़ा शून्य है हमारी पत्रकारिता के सामने, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा होता जाएगा समय के साथ। इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं। दिलीप मंडल के पास कोई हो तो वो जरूर बताए। इस पे मैं राहुल जी ने जो बात कही मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन राहुल जी आपने जो लीडरशिप का जो सवाल खड़ा किया है, आपने एक सवाल ये खड़ा किया कि उनके पीछे बड़े
बड़े प्रकाशक थे और प्रकाशकों के अंदर का जो जिगरा था उसकी वजह से लोग काफ़ी बड़े बने। लेकिन उसके साथ एक पक्ष दूसरा ये भी है कि वो संपादक ही बड़े और उनके अंदर भी रिस्क लेने का जिगरा था। जब एसपी से संपादक यहाँ बैठे हुए हैं और अगर वो ये तय कर ले कि हम खास तरीके का ये कंटेंट नहीं चलाएंगे, अगर इस पर एक सहमति हो जाती है और ये कंटेंट हमारे यहाँ चलेगा, अगर इस पे सहमति हो जाएगी तो जिन कंटेंट को लेके हमारे यहाँ झगड़े चल रहे हैं, जिन कंटेंट को लेके हमारी बदनामी हो रही है, वो कंटेंट नहीं चलेगा। तो आप सेम कंटेंट के अंदर आपको कम्पीट करना पड़ेगा कि डिफेंस पॉलिसी में आप कम्पीट सहमति बन जाए तो बेहतर होगा। और मुझे बड़ी हैरानी हुई राहुल जी ये जानकर कि उस बैठक के अंदर मैं ठीक से नहीं रख पाया होगा या शायद मैं भी उस बात को मानने के लिए शायद तैयार नहीं था। तो ये भी एक है कि सिर्फ प्रकाशक की मजबूती अलग बात नहीं है, एडिटर के अंदर की मजबूती भी चाहिए। वो अंगद का पैर आज के एडिटर्स में शायद दिखाई नहीं पड़ता है और आज के एडिटर्स की ख्वाहिश ये भी हो गई है कि वो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो गए हैं, तनख्वाहें थोड़ी ज़्यादा मिलने लगी हैं, घर जो है वो EMI का कर्जा ज़्यादा हो गया है, बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाने का दर्द। सिर्फ हम प्रकाशक पर नहीं छोड़ सकते। राहुल जी इतनी सी बात मैं आपसे डिफर करते हुए कहना चाहता हूँ। सर मेरा इसे ये बातें रखिए कि टेलीविजन में क्या चल रहा है। मैं यहाँ पे टेलीविजन पढ़ाता भी हूँ नेशनल स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज़ में। मेरा सवाल ये है कि एक हल्की सी बेबसी भी दिखाई दी आपकी बातचीत में कि भाई हम क्या करें। ठीक है, एज ए टीचर मेरा सवाल ये है कि जो हम बच्चे तैयार करते हैं क्या हम उनको ये पढ़ाएं। वर्तिका जी भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, मैं जानना चाहता हूं। नाम नहीं बताए तो उनको मजबूर किया कि नाम आपको बताने होंगे।